नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो। तो सुरक्षा नीति की क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये सीरीज़ मंथली सीरीज़ होती है, जैसा कि आपको पता है। जून के महीने के टॉपिक्स हैं। इसके रिलेटेड एक वर्कबुक मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे गिवन है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वर्कबुक का प्रिंट आउट लीजिए और जो जो टॉपिक एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनके नोट्स उस वर्कबुक में बनाइए। और इस पूरी सीरीज़ को ये इंटरनल सिक्योरिटी की किताब के साथ प्रयोग कीजिए, इसका यूज़ कीजिए। ये किताब और साथ में आपके जो ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे मंथली बेसिस पे वर्कबुक के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ये दोनों मिला के आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं ये किताब और साथ में ये क्लासेस का, तो इसके सिवाय आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट इंटरनल सिक्योरिटी के एरिया में नहीं होगी। तो आइए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस मंथ का जो पहला टॉपिक आपके वर्कबुक में है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले इशू क्या है? इशू ये है कि भाई टुडे एज वी सी टू थिंग्स। एक तो आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। दिस रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ बीन हैपनिंग ऑलमोस्ट नाउ फॉर द लास्ट 4 months, एंड a very unique feature about this Russia Ukraine war is that it is a technology driven war। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर क्या होती है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर ये होती है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है वॉरफेयर में। अब आप एक चीज़ को समझिए कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, व्हेन वी से टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी हियर इज़ नॉट द वॉर टेक्नोलॉजी बट इट इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द ICT। तो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी नहीं, ICT टेक्नोलॉजी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। रशिया ने ICT टेक्नोलॉजी के टूल्स का, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बहुत महत्वपूर्ण टूल ICT का होता है, दे हैव यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द वॉरफेयर पर्पस। इन्होंने क्या किया है कि यूक्रेन में बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं, और यूक्रेन में बिफोर दे इन्वेडेड देम, जो इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर हुआ रशिया की तरफ से फरवरी में, उससे पहले रशिया ने एक तरीके से बहुत सारे साइबर अटैक्स किए। और ये सारे साइबर अटैक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कैसे थे? व्हाट रशिया ट्राई टू डू वाज प्ले अ वेरी स्मार्ट गेम। रशिया ने यूक्रेन में वो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर यूक्रेन के लोग इंटरनेट से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो फॉर एग्जांपल बैंकिंग जो है आज की डेट में ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे, इन एनी कंट्री इट इज़ बेसिकली डिजिटाइज्ड। तो रशिया ने सबसे पहले क्या किया कि थ्रू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर डिपेंडेंट अपॉन द बैंक्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बार जब उन्होंने ये पता कर लिया कि कितने लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर बैंकों पर निर्भर हैं और वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, तो रशिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से सबसे पहले जो है साइबर अटैक्स बैंक के ऊपर किए। उन्होंने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स किए। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब होता है कि जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करने जाते हैं, पेमेंट करने जाते हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन का एक डिनाइल आ जाएगा, और वो डिनाइल एक पॉपअप बन के आपके स्क्रीन पे आएगा, और वो स्क्रीन पे ऐसा आएगा कि आप जो है ट्रांजैक्शन आगे कर ही नहीं पाएंगे, और आपको ऐसा फील आएगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से आदमी में डर पैदा हो जाता है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। So Russia tried to play this, and similarly, as we have been seeing even in the case of China in the present times, specifically China and their games that are happening between China and India, we see that China has been using artificial intelligence with India as such. चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इंडिया में बहुत सारे नैरेटिव मैनेजमेंट का काम किया है। तो आज की डेट में जो इशू है वो ये है दोस्तों, सबसे बड़ा, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर का एक इंटीग्रल पार्ट, इट हैज़ बिकम अ कोर पार्ट ऑफ द वॉरफेयर टुडे। नाउ अगर आप देखें तो वर्कबुक में अपने, तो नेक्स्ट सवाल आपका ये उठता है कि भाई व्हाट इज़ नाटो ट्राइंग टू डू। देखिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा थिएटर जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है वो है बेसिकली अपना रशिया और यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन के केस में सबसे बड़ा अगर आज की डेट में वॉरफेयर का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई नाटो जो है, जो यूरोप को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक अलायंस है, वो क्या कर रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो नाटो ने बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग इन वॉरफेयर के ऊपर काम चालू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, रोबोटिक्स। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो एक तरीके से साइबर वॉर के हिस्से होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो, रोबोटिक्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, तो नेटो ने इन सारों के ऊपर एक तरीके से एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि नेटो ऑल्सो हैज़ नाउ रियलाइज्ड एज एन अलायंस दैट इफ इट हैज़ टू कम्पीट विद द रशियंस, then the only way to compete with the Russians is to develop capabilities that the Russians have developed। देखो, सबसे बड़ी चीज़ यही है, मैं कई बार पहले भी आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस सुरक्षा नीति के वीडियोस में,
कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका कन्वेंशनल वॉर को डेवलप करता रहा, लेकिन रशिया ने ये देखा जब वो अमेरिका से हार गया, तो अमेरिका से हारने के बाद इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग टैक्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल वॉर दे फोकस्ड ऑन अनकन्वेंशनल वॉर टैक्टिक्स। तो रशिया ने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किसको किया? साइबर वॉर को। साइबर वॉर को प्रायोरिटाइज करने से क्या हुआ कि रशिया आज की डेट में एक तरीके से साइबर वॉर में पाइनियर हो गया, चाइना एक तरीके से साइबर वॉर में पाइनियर हो गया, और यूएस जो है एक तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी जहाज और ये सभी बनाता रह गया। तो देखिए कि इस केस में एक कहीं ना कहीं एक तरीके से एसिमेट्री दिख रही है। तो ये एसिमेट्री को अब दूर करने की नाटो की तरफ से एक चाल चली गई है। तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ व्हाई नाटो इज़ डूइंग व्हाट दे आर डूइंग? तो यूएस का एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन रिपोर्ट है विच केम इन 2021। एज पर दिस रिपोर्ट उसमें ये मतलब बताया गया है कि चाइना जो है इंटेलिजेंसाइज्ड वॉरफेयर कर रही है। व्हाट इज़ इंटेलिजेंसाइज्ड वॉरफेयर? ये एक ऐसी वॉरफेयर है जिसमें स्वार्म ड्रोन्स का प्रयोग किया जाता है। स्वार्म ड्रोन्स के ऊपर एक वीडियो मैंने सुरक्षा नीति में पहले भी बनाई हुई है, आप उसको देखिएगा। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिकनाइसेंस पर्पस के लिए यूज़ किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर मेजर्स के लिए, कोऑर्डिनेटेड फायर पावर अटैक्स के लिए यूज़ किया है। तो रिपोर्ट एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है अमेरिका को और पूरे वर्ल्ड को और ख़ास करके यूरोप को कि चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे प्रयोग करना चालू कर दिया है। तो यूएस ने एक तरीके से अब क्या मेजर्स लिए हैं? सबसे इम्पोर्टेंटली उसने डेनमार्क, कनाडा, एस्टोनिया, यूके, फ्रांस और नॉर्वे के साथ मिलिट्री स्टैंडर्ड्स डेवलप करने की एक पहल चलाई है। उसने कहा है कि अब हम मिलिट्री स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ताकि कल को क्या होगा कि यूरोप के ये जितने देश हैं और साथ में यूएस है, अगर ये लोग कलेक्टिवली एक तरीके से मिलिट्री स्टैंडर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे, तो इसके बाद इन लोगों की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो इफ देर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन, बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन एसओपी लाइक अ स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सोचिए कि अगर आप यूएस और ये सारे यूरोपियन कंट्रीज मिलके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक मिलिट्री स्टैंडर्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेते हैं, तो it will become very easier for them to respond to any such kind of adventurism by any of these states which are there। ठीक है, सो कीपिंग दिस इन माइंड अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में एक चीज़ और हुई थी कि नाटो ने एक तरीके से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी रिवील किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं है कि आज की डेट में नाटो ये नहीं समझ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉरफेयर में क्या रोल होगा। वो ये चीज़ जानता था, बट उसने कभी ये उम्मीद नहीं करी थी कि भाई ऐसा सिनेरियो प्रैक्टिकल लेवल पे भी आ जाएगा। तो रशिया का जो यूक्रेन का इन्वेजन होता है फरवरी 2022 में, दैट बेसिकली ओनली गिव्स क्रीडेंस टू व्हाट द नाटो हैड बीन प्रीवियसली प्लानिंग। तो अक्टूबर में इन 2021 द नाटो ऑलरेडी केम आउट विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी, एंड इन दिस स्ट्रैटेजी दे केम आउट विद द पेंटागन्स मैवन प्रोजेक्ट। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर उन्होंने एक बेसिकली पेंटागन के अंडर जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स आप कह लीजिए वैसा है, तो उन्होंने एक मैवन प्रोजेक्ट वहाँ पे कंसेप्चुलाइज किया। अब उस मैवन प्रोजेक्ट में और नाटो की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी में किस चीज़ की चर्चा की गई है? उसमें ये बोला गया है कि भाई लॉफुलनेस, रिस्पॉन्सिबल यूज़, अकाउंटेबल यूज़, सबसे इम्पोर्टेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी स्टैंडर्ड क्रिएट होगा उसमें एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी, रिलायबिलिटी, गवर्नेबिलिटी एंड बायस मिटिगेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना, व्हेन दे हैपन टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फॉर वॉरफेयर, दे हैव नो ट्रांसपेरेंसी इन द टूल्स दैट दे आर यूजिंग। सी, इवन इफ यू आर यूजिंग समथिंग फॉर द पर्पज ऑफ वॉर, making it more transparent and explainable to your own people that you are using this is the highest standard of democracy। तो आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका अगर आज की डेट में ये बात बोलता है कि हमें एक्सप्लेनेबिलिटी, गवर्नेबिलिटी, बायस मिटिगेशन जैसी चीज़ों पे फोकस करना है, दैट्स बिकॉज अमेरिका इज़ अ बिग डेमोक्रेसी। और रशिया और चाइना अगर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, दैट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट वाई दे आर रूल्ड बाय द ऑटोक्रेटिक लीडर्स टुडे। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका इज ट्राइंग टू कंसेप्चुलाइज अ डेमोक्रेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी, नंबर 1। नंबर 2, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन्होंने एनविसाज किया है अपने पूरी स्ट्रैटेजी में, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और इसी को बेसिकली ड्राइव करने के लिए नाटो ने एक डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर नॉर्थ अटलांटिक बनाया है। तो ये जो डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर नॉर्थ अटलांटिक है, ये बेसिकली पूरे के पूरे नॉर्थ अटलांटिक यूरोप वाले रीजन में, खास करके वो रीजन जो रशिया की तरफ से एक तरीके से उसके छत्र छाया में या उसके नज़रिए में आया हुआ है, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये काम करेगा।
अब ये तो हुई नाटो की बात और यूरोप की बात कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है. सो व्हाट इज़ द लार्जर लर्निंग एंड द चैलेंजेस दैट अराइज फॉर इंडिया टुडे. देखो, वन थिंग एज वी हैव सीन and one thing that we know is that adversaries of India are using data analytics, data fusion, deepfakes and cyber defense against us in a very big way. मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया. चाइना आज की डेट में इंडिया में डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर रहा है. हमारा डेटा जितना भी गैदर होता है, चाहे वो सिविलियन डेटा क्यों ना हो, उसको डेटा को चोरी करना, डेटा थेफ्ट के केसेस बहुत ज़्यादा राइज होते जा रहे हैं. डेटा प्रोटेक्शन के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, सरप्राइजिंग बात है कि वो डेटा प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर चाइना खुद डिज़ाइन कर रहा है. और वो चाइना के डिज़ाइंड डेटा प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स के तहत उसकी जो कोडिंग है, क्योंकि वो चाइना के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से एक कोशिश हमेशा से ये की गई है कि वो डेटा को फ्यूज़ कर लेता है अपने सिस्टम्स के साथ. तो एक तरीके से वो डेटा कॉपी भी होता रहता है और इंडिया में वो डेटा सेफ भी रहता है. जो कंपनी खरीद रही है उसको लगता है कि मेरा डेटा सेफ है, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि वो डेटा कॉपी होता रहता है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चाइना की ये स्ट्रैटेजी इंडिया के ऊपर ऑलरेडी चल रही है. सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर फ्रेंड्स, दैट जस्ट लाइक यूक्रेन वॉज वल्नरेबल फ्रॉम रशिया, इंडिया इज इक्वली वल्नरेबल फ्रॉम चाइना. आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो जिस तरीके से यूक्रेन एक तरीके से वल्नरेबल नेशन था और जिसकी वल्नरेबिलिटी को रशिया ने एक्सप्लॉइट किया, उसी तरीके से आज की डेट में जितना इंडिया डिजिटाइज करता जाएगा उतना इंडिया भी एक तरीके से वल्नरेबल होता जाएगा. तो इसको टैकल करने के लिए आज की डेट में गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे. उसके बारे में हम अभी आते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि भाई मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग करके मिसलीड करना, सोशल मीडिया पे फेक कंटेंट डालना, डॉक्टर्ड वीडियोस ऑफ इन्वेडिंग फोर्सेस और लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत बढ़ता जा रहा है. देखो, चाइना की एक ये जो लार्जर स्ट्रैटेजी है, लार्जर स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिए कि जितना इंडिया डिजिटाइज होता रहेगा उतना इंडिया दिन पर दिन वल्नरेबल होता रहेगा. क्योंकि चाइना का एक ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो इंडिया के ऊपर एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है कि जिस स्थिति में कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक ऐसा वल्नरेबल नेशन हो जाए कि जिसमें सोशल मीडिया को यूज़ करके रेडिकलाइज करना लोगों को, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के केओटिक सिचुएशन, राइट्स जैसी स्थिति पैदा करना इंडिया में, एक कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स इनको मॉडिफाई करके अपने तरीके से यूज़ करना कि जिससे कि कंट्री में अनरेस्ट बढ़े. चाइना का एक ये लार्जर ऑब्जेक्टिव इंडिया को लेके हमेशा से रहा है और ये बढ़ता जा रहा है. अब आर्टिफिशियली इनेबल्ड सिस्टम्स टू जनरेट ह्यूमन फेसेस फॉर फेक प्रोपोगेंडा पर्सोनाज ऑन सोशल मीडिया चल रहा है. तो आज की डेट में ये जो फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, खास करके इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ के, उसके तहत रेडिकलाइजेशन का काम करना पाकिस्तान और चाइना की एक मिली भगत है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, अब सवाल ये उठता है कि भाई व्हाट शुड इंडिया डू. तो देखिए, जैसा कि अभी वी हैव सीन इन द केस ऑफ यूएस कि यूएस ने, जैसा मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट मैवन में भी बताया, जो उनका ये देखेंगे अगर आप पेंटागन का मैवन प्रोजेक्ट है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई. तो कहीं ना कहीं इंडिया हैज़ टू ऑल्सो वर्क ऑन नंबर 1 इस्टेब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स फॉर यूज़ ऑफ एआई. अब आप सोचेंगे कि ये इंडिया कैसे करेगा. तो देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स हैं. इंडिया क्वाड का पार्ट है, इंडिया इंडो पैसिफिक का पार्ट है. तो इंडिया इन टाइप के जो मिनी लैटरल ग्रुपिंग्स हैं जिसका वो एक तरीके से पार्ट है, इट शुड ट्राई टू बेसिकली प्रमोट रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई. Let's also not forget one thing, friends, that India is not only a country which is digitizing, we are also a country which is promoting our digital products outside. So if we happen to do that, one thing is very clear, that creating responsible standards for the usage of such products will be a natural outcome and a byproduct for India's diplomacy also internationally. तो इंडिया को एक तरीके से एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द वर्ल्ड, जब वो एक तरीके से आईटी के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रही है दूसरे देशों में, तो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड फॉर एआई बनवाना दूसरे देशों के साथ बहुत ही ज़रूरी है. दूसरा, इंडिया को सबसे बड़ी चीज़ जो करनी है वो है कि उसको ये स्टैंडर्ड्स बनाने से और ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रमोट करने से एक लीडरशिप रोल एशिया में मिलने की पॉसिबिलिटी है. क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि अगर इंडिया में एक लीडरशिप पोजीशन इंडिया अक्वायर कर लेता है, और वो करना इसलिए डिफ़िकल्ट भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में मैंने आपको जैसा बताया कि कोई एशिया का देश
ऐसा नहीं है जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेके एआई के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, मिलिट्री यूज़ के ऊपर बात कर रहा है. सो इंडिया बेसिकली हैज़ दैट पोटेंशियल टू बिकम अ लीडर इन दिस सिनेरियो. सिमिलरली इंडिया को एक तरीके से सिविल मिलिट्री फ्यूजन पे फोकस करना है. यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन द ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी. बिकॉज सी, चाइना इज डूइंग वॉट? चाइना क्या कर रहा है? दे आर यूजिंग सिविलियन टेक्नोलॉजीज टू सेल टू इंडिया एंड देन डिराइविंग मिलिट्री बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डेटा सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर हमें बेचता है, और उन्हीं डेटा सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर से जो डेटा थेफ्ट करता है उसके बेसिस पे वो कहीं ना कहीं हमको एक तरीके से अटैक करता है. तो आज की डेट में इंडिया को इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है. सिविल मिलिट्री एक तरीके से फ्यूजन पे फोकस करना है, और साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी पे ध्यान देना है. इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिविल लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे एक तरीके से फ्यूजन बेस्ड ऑपरेशंस करने बहुत ज़रूरी हैं. तो ये चीज़ हमें देखनी है. तो इन चीज़ों पे हमें एक तरीके से फोकस करना है. ठीक है जी. तो बाकी आप जुड़िए अनअकैडमी से. देखिए 27 से 30 तारीख तक जो है बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्काउंट चल रहा है 20% का. बहुत से बच्चे थे जिन्होंने अभी तक भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था. देखिए हमने करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, आंसर राइटिंग का सब कुछ चला रखा है, तो आप इसका हिस्सा बनिए. अभी आपके पास 3 दिन का एक गोल्डन मौका है. PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए और तुरंत एक भारी 20% डिस्काउंट पे सब्सक्रिप्शन का ये ऑफ़र लीजिए. और हमारे पास अनअकैडमी में जुड़ने के आपके पास कोई कम रीजंस नहीं है. हमारे पास बेस्ट एजुकेटर्स हैं, टॉप रिजल्ट्स हैं. इसके साथ साथ अभी UPSC का एक टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है. इस टेस्ट सीरीज़ में GS का अलग है जिसमें 15 टेस्ट हैं टोटल, और उसमें फुल लेंथ एसे और सेक्शनल टेस्ट हैं, और साथ में ऑप्शनल के 8 टेस्ट हैं. तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए भी अब 20% डिस्काउंट है, तो उसके लिए भी PAVIAS कोड का आप प्रयोग कीजिए. और साथ में अभी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 1 मंथ एक्सटेंशन प्लस का दिया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है, और उनको आंसर राइटिंग और मेंटरशिप करवाई जा रही है इंडिविजुअल लेवल पे. बाकी अभी हमारे 29 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो और इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए. PAVIAS कोड प्रयोग कीजिए दोस्तों. 20% डिस्काउंट का ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, फिर नहीं आएगा. साथ में ऑप्शनल के ये बैचेस हैं. ऑप्शनल जो टॉप 8 ऑप्शनल हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं PAVIAS कोड के प्रयोग से. और अगर आपको किसी भी ज़रूरत, कहीं पर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो ये नंबर पे आप हमें फ़ोन कीजिए और हमारी टीम आपकी मदद करेगी. थैंक यू.